नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं। तो आज हमने यहाँ पे 50 प्रश्न लिए हैं। तो आइए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। साथ ही आप हमारे चैनल पर जाकर पटवारी, ग्राम सचिव, कैनाल पटवारी और अन्य भी जो परीक्षाएँ हैं हरियाणा के आने वाली सीईटी मेन आदि से संबंधित जो वीडियोस वहां पर जाकर देख सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के द्वारा एक द्विवार्षिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है जिसका शीर्षक है। तो देखिए, जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन है, डिजास्टर जो मैनेजमेंट की तरफ से हर जो द्विवार्षिक एक पत्रिका प्रकाशित की जाती है, तो उसका शीर्षक क्या रखा जाता है? शीर्षक क्या है उसका? तो उसका रहता है आपदा और विकास। ऑप्शन ठीक है यहाँ पर सी, डिजास्टर एंड डेवलपमेंट। भूकंप सबसे अधिक बार आते हैं। तो भूकंप जो आता है, भूकंप आने का सबसे ज़्यादा जो कारण क्या रहता है, कहाँ पर आते हैं? तो ये आते हैं जो पृथ्वी की प्लेट है, जो प्लेट की सतह बनी होती हैं, उसमें हलचल की वजह से भूकंप सबसे ज़्यादा आते हैं। पारिस्थितिक संतुलन का प्रमुख कारण रहा है। तो जो पारिस्थितिक संतुलन, इसका प्रमुख कारण क्या रहता है? बाढ़, सूखा, युद्ध या सभी। तो जो भी ये संतुलन रहता है, यह ये तीनों के ही कारण होता है, उपरोक्त सभी। भारत में लगभग कितने प्रतिशत भूभाग प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होता है? तो भारत की बात की जा रही है, वर्ल्ड की बात नहीं है यहाँ पर ये। तो भारत में जो लगभग कितना प्रतिशत ऐसा हिस्सा रहता है जहाँ पर बाढ़ आती रहती है? तो कितना प्रतिशत है? ये है 12%। और आपको पता है ना, सबसे ज़्यादा बाढ़ यहाँ पर कौन सी नदी है? तो यह है यहाँ पर कोसी नदी, जो बिहार में पड़ती है, सबसे ज़्यादा बाढ़ लाती है और तबाही भी आती है। जो कोसी नदी आपकी कहाँ पर है? ये है बिहार में। नेक्स्ट है, भारत का लगभग कितने प्रतिशत कृषि योग्य क्षेत्र सूखा संभावित क्षेत्र है? तो भारत में ऐसा कितना हिस्सा है, ऐसा कितना प्रतिशत जो भूमि है जहाँ पर सूखा आने की संभावना ज़्यादा रहती है? तो कितना है? यह है 66%। भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार किस क्षेत्र में सामान्य से कितनी प्रतिशत कम वर्षा होने पर गंभीर सूखा कहा जाता है? तो भारतीय जो मौसम विज्ञान है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि कितने प्रतिशत, तो उन्होंने एक मानक बना रखा है कि इतनी प्रतिशत अगर वर्षा कम हो गई तो वहाँ पर सूखा माना जाता है, उस क्षेत्र में, उस क्षेत्र को सूखाग्रस्त कहा जाता है। तो कितने प्रतिशत होने पर? तो आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, 50%। देश में कितने सेंटीमीटर से कम वर्षा होने पर उस क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 75। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता कौन करता है? तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, जो अपना राज्य आपदा प्रबंधन है, तो राज्य का जो आपदा प्रबंधन है प्राधिकरण, तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्य की कौन करेगा? राज्य में कौन होता है? मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री आपदा प्रबंधन जो राज्य के लिए मुख्यमंत्री की इसकी अध्यक्षता करते हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का गठन कब किया गया? तो जो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल है, इसका गठन कब किया गया है? तो इसका गठन 2006 में किया गया था। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल क्या है? ये चाहे किसी भी तरह की आपदा हो, चाहे आपकी बाढ़ आए, चाहे ज्वालामुखी विस्फोट हो, या आपका सुनामी आए, या इसके अलावा अगर कोई मानव जनित, जैसे कि कहीं पर कोई गैस कांड हुआ, कोई बिल्डिंग्स गिर जाती है, कुछ भी है, तो जो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल हर जगह जाकर कार्य करता है, राहत कार्य में सहयोग करता है। कब हुआ इसका गठन? तो इसका गठन 2006 में हुआ था। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल किस प्रकार की आपदा से प्रभावित लोगों का बचाव करते हैं? तो ये अभी आपको बताया, चाहे किसी भी तरह की कोई भी आपदा आएगी, चाहे वह बाढ़, चक्रवात हो, चाहे जैविक हमला है, चाहे नाभिकीय विकिरण है, तो किसी भी तरह की अगर आपदा आती है तो यह सभी जगह जाकर राहत कार्य में सहयोग करते हैं, बचाव कार्य करते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल में किसे शामिल किया गया है? तो जो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल है, तो इसमें कौन सी है? ITBP, CRPF, CISF या सभी?
तो जब राष्ट्रीय आपदा मोचन बल है जो इसके गठन के अंदर इन तीनों को ही शामिल किया गया है, इसलिए उत्तर रहेगा ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय, देखिए वर्ल्ड की बात हो रही है यहाँ पर, तो अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र कहाँ पर है? तो ये है ऑप्शन बी ठीक है यहाँ पर, होनोलुलु। ये कहाँ पर? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। आपदाओं के प्रभाव को किन उपायों से कम किया जा सकता है? तो आपदा को किस तरह से आप कम कर सकते हैं? बेहतर योजना से, तैयारी, जागरूकता से, शमन के उपाय या सभी? तो देखिए जो आपदाओं के प्रभाव को किस तरह, देखिए आपकी बेहतर योजना भी होनी चाहिए, तैयारी, जागरूकता भी होनी चाहिए, शमन के उपाय। तो क्या रहेगा? ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, इन सभी के साथ उपरोक्त सभी। भूकंप के कारण होने वाली भूमि की हलचल के हानिकारक प्रभाव कौन से है? देखिए जब भूकंप आता है तो जब भूमि में हलचल पैदा होती है तो सबसे ज़्यादा हानिकारक प्रभाव तो उसमें क्या होता है? भूमिकंपन। बिल्कुल, जब भूकंप आता है तो आपने देखा होगा भूमि कांपने लग जाती है, कभी आपको देखा हिलती रहती है, काफ़ी कंपन पैदा होता है। सतह का टूटना, तो क्या होता है जब भूकंप आता है तो वहाँ पर दरारें भी आ जाती हैं, ज़मीन के अंदर आपने सुना होगा कि दरारें पैदा हो गई हैं। भूस्खलन, भूकंप से क्या होता है? भूस्खलन भी होता है, पहाड़ें हैं, चट्टानें हैं, टूटकर गिरने लगते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? तीनों ही हैं, तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी यहाँ पर सही रहेगा। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत स्थापित तंत्र में शामिल है। तो जो आपदा प्रबंधन अधिनियम कब यह लागू किया गया था? तो यह 2005 में इसको स्थापित किया गया था। और इसके अंतर्गत किस किस को लिया गया? तो इसके अंतर्गत देखिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, राज्य और जिला। तो राष्ट्रीय तो है ही, नेशनल लेवल पर तो है ही, साथ ही ये स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो क्या होगा? तीनों ही यहाँ पर सही हैं। तो तहत तंत्र में कौन कौन शामिल है? तो तीनों ही शामिल हैं, राष्ट्रीय भी, राज्य भी, जिला भी। तो उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। आपदा प्रबंधन दल में होना चाहिए। तो जब आपदा प्रबंधन दल जो बनाया जाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो टीम तैयार की जाती है, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए? उसमें प्राथमिक उपचार टीम, तो देखिए डॉक्टर्स की टीम तो होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है ऐसी जगह पे लोगों को चोटें भी लगेगी या अन्य दिक्कतें भी हो सकती हैं। दूसरा खोज और बचाव दल, जब क्या होगा, जब ऐसी कोई भी आपदा आती है तो लोग इधर से उधर हो जाते हैं, किसी का बच्चा भी छूट गया, बड़े हो गए, बीमार हैं, लाचार हैं या किसी वजह से दब जाते हैं कहीं पर, तो खोज और बचाव दल की भी आवश्यकता है। जागरूकता पैदा करने वाली टीम, साथ ही लोगों में जागरूकता पैदा करना है कि अगर ऐसा हुआ है तो आपको कैसे बचाव कार्य करना है, लोगों तक कैसे पहुंचना है या उन तक राहत सामग्री। तो इस तरह की जो जागरूकता टीम भी आपको इसके प्रबंधन के अंतर्गत लेनी चाहिए। तो ये तीनों ही बिल्कुल ज़रूरी हैं। तो क्या है? उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर ठीक है, तो 16 का ऑप्शन डी करेक्ट है। किस प्राकृतिक खतरे के कारण एक ही घटना में सबसे अधिक मौतें हुई हैं? तो ऐसी कौन सी प्राकृतिक खतरा है जिसके कारण उस घटना में सबसे ज़्यादा मौत हुई है? भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और संबंधित आपदाएं, सुनामी या बाढ़? तो देखिए जो सबसे ज़्यादा रहता है नुकसान, अगर कोई भी इनमें से प्राकृतिक आपदा आती है, बाढ़ या है, तो सबसे ज़्यादा खतरा जो मौत होती हैं वह भूकंप के कारण होती है। भूकंप में क्या होगा? बिल्डिंगें भी गिर जाती हैं, दरारें आत के बिल्डिंग क्या है एकदम ज़मीन में जमींदोज हो जाती हैं। जैसा कि अगर आपको याद हो 2001 के अंतर्गत 26 जनवरी 2001 को भुज में, गुजरात का जो भुज क्षेत्र है वहाँ पर भूकंप आया था और पूरा भुज था, भुज में बिल्डिंग की बिल्डिंग जमींदोज हो गया थी। बहुत खतरनाक वो भूकंप था। तो सबसे ज़्यादा जो मौतें हुई हैं वो किस में होती हैं? भूकंप में होती हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक रहने वाला है। सुनामी क्यों आती है? अब पूछा गया कि जो सुनामी आने का कारण क्या? तो देखिए सुनामी जो महासागरीय पटल में भूकंप के कारण, तो जब समुद्र के नीचे जो भूकंप बन जाता है, जो नीचे हलचल पैदा होती है समुद्र के सतह के नीचे महासागरीय पटल पर, तो क्या होगा? तो वहाँ पर जो भूकंप आता है उसके कारण वो लहरें दूर दूर तक फैल जाती हैं, जिसके कारण सुनामी आती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही रहने वाला है। महासागर के तली पर होने वाली कंपन को किस नाम से जाना जाता है?
तो अभी अभी आपको बताया है क्या कहते हैं इसको, भूकंप तो नहीं कहते, इसको सुनामी कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आई थी? तो आपको याद होगा कि 2004 में बहुत ही भयानक एक सुनामी आई थी, जिससे काफ़ी तबाही मचाई थी उस सुनामी ने। कुछ लोग गोवा बीच या ऐसी जगहों पर पार्टी वगैरह कर रहे थे, अचानक से ऐसी आई कि उन लोगों को देखते देखते भी संभलने का मौका नहीं मिला था। तो काफ़ी भयंकर सुनामी ये 26 दिसंबर 2004 को आई थी। तो कहाँ आई थी? ये बंगाल की खाड़ी में आई थी। भूकंप की तीव्रता की मात्रा को इंगित करते हैं। तो जब भूकंप की तीव्रता को कैसे मापा जाता है? कंपन प्रति सेकंड, कंपन प्रति मिनट, दोलन या मुक्त हुई ऊर्जा से? तो ऑप्शन डी ठीक रहेगा, मुक्त हुई ऊर्जा। भूकंपीय तरंगे कहाँ से उत्पन्न होती हैं? तो भूकंप की जो तरंगे हैं वह कहाँ से पैदा होती है? केंद्र, ऊपरी केंद्र, ठोस या कोई? तो यह जो तरंगे होती हैं भूकंप की वह केंद्र से होती हैं, सेंटर से होती है। ऊपरी केंद्र किसको कहा जाता है? जो पृथ्वी की सतह के ऊपर से सेंटर के केंद्र है, और केंद्र के ऊपर का जो पृथ्वी का फिर ऊपरी केंद्र उसको देखते हैं, पृथ्वी का जो देखा जाता है केंद्र, उसको ऊपरी केंद्र कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर उत्तर रहेगा भूकंपीय तरंगे कहाँ से उत्पन्न होती हैं? ऑप्शन ए केंद्र। भूकंप से सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? भूकंप आ जाता है या सुनामी आ जाती है तो क्या है, बचाव का कौन सा बताना कि कौन सा तरीका सही नहीं है, आपको ये बताना है। तो भूकंप के पूर्वानुमान को गंभीरता से लेना, भूकंप निरोधी भवनों का निर्माण, गैर सरकारी संगठनों द्वारा राहत कार्य हेतु तैयार करना, या भगवान भरोसे बैठा रहना। तो देखिए, अगर कोई भी भूकंप या सुनामी अगर आ जाती है, कोई भी आपदा आ जाती है, तो इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं? तो भगवान भरोसे बैठा नहीं रहना पड़ता, जाके लोगों की सहायता करना चाहिए, राहत सामग्री है या राहत कार्य वहाँ पर करने चाहिए। अगर भगवान भरोसे थोड़ा नहीं रहेंगे, बैठे रहेंगे, अगर आप कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? तो जब सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी कहाँ फटना और सबसे ज़्यादा जो भूकंप है वो क्षेत्र कौन सा देश है ऐसा? तो वह रहेगा जापान। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया? तो भारत के ऐसे कितने क्षेत्र हैं जिनको भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है? तो इसका ऑप्शन है ए 5 भागों में। निम्न में से कौन सा भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? तो भारत के अंदर बात हो रही है यहाँ पर, तो भारत में भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर कौन सा है? देहरादून, रांची, हैदराबाद, चेन्नई। तो इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन ए देहरादून। बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? तो बाढ़ में क्या होगा? अगर बाढ़ आ जाएगी तो आप क्या करेंगे? गांव के बाहर जाएंगे? तो देखिए, बाढ़ आएगी, पानी इतना, तो बाहर जाने के लिए तो आपको टाइम लगेगा। गांव में जहाँ है उस स्थान पर ऊंची, तो जहाँ पर भी अगर आपको ऊंचा स्थान नजर आएगा, पानी से ऊंचाई वाले स्थान पर आप चले जाएंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए यहाँ पर किस यंत्र आएगा? किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए जब मलबे के नीचे लोग जहाँ दब जाते हैं भूकंप आने के कारण, तो किसका पता, कैसे पता लगा जाता है? तो इंफ्रारेड कैमरा के द्वारा पता लगाया जाता है। ऑप्शन डी ठीक रहेगा। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या होता है? तो जो संचार व्यवस्था होती है आमतौर पर बाधित होने का सबसे ज़्यादा कारण क्या है? टावरों की दूरी, ये तो कोई कारण नहीं है। टावरों की ऊंचाई में कम, ये तो पहले भी कार्य कर रहे हैं, इनमें से कोई नहीं। तो केबल का टूट जाना, अगर केबल टूट जाती है, तार टूट जाएगी, तो क्या होगी? संचार व्यवस्था ठप हो जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो देखिए, रेडियो से तो संचार व्यवस्था, एक दूसरे से आप बात नहीं कर सकते, वॉकी टॉकी से भी, मोबाइल हो सकता है लेकिन रेंज वगैरह का चक्कर रहता ही है, लेकिन सबसे रहता है इसमें लोकप्रिय साधन किसको माना गया? सार्वजनिक टेलीफोन को। सुदूर संवेदी उपग्रह या रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? तो रिमोट सेंसिंग उपग्रह का यूज किसके लिए किया जाता है? तो इसका मौसम विज्ञान के लिए किया जाता है। मौसम विज्ञान की जानकारी के लिए रिमोट सेंसिंग उपग्रह का यूज किया जाता है। 31 प्रश्न नंबर 31 का उत्तर रहेगा बी, मौसम विज्ञान के लिए।
वैकल्पिक संचार साधन इनमें से कौन नहीं है? वैकल्पिक हेम रेडियो। तो देखिए हेम रेडियो के द्वारा भी जब कोई भी आपदा आती है तो यूज होता है। हेम रेडियो के द्वारा ही सबसे ज़्यादा जानकारी दी जाती है। अंतरिक्ष के उपग्रह संचार, ये तीनों तो हैं। तो कौन सा नहीं है इनमें से? तो रेडियो। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट रहने वाला है। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसे होनी चाहिए? तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, सबसे ज़्यादा भूकंप आने की जहाँ संभावना रहती है, तो जो भवन है उनकी आकृति उनको किस टाइप का बनाना चाहिए? तो उनको आयताकार बनाया जाता है ताकि वो भूकंपरोधी जो भवन तैयार करा जा सके। तो आयताकार। ऑप्शन डी, प्रश्न नंबर 33 का ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34 ले लेते हैं। भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण किया जाना कैसा है? तो कैसा है यहाँ पर किया जाना निर्माण? तो यह उचित है, अनुचित है, कैसा है? तो देखिए जहाँ पर आपको पता है भूस्खलन हो रहा है, ज़मीन में दरारें पैदा हो सकती है या वहाँ पर भूस्खलन हो सकता है, ऊपर से चट्टानें गिर सकती हैं, तो क्या ऐसी जगहों पर क्या है मकानों का निर्माण नहीं करना चाहिए? तो मकानों का निर्माण करना अनुचित है। तो क्या रहेगा? ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट रहेगा। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो जब से आपको रहता है कि जो समुद्र है उसके आसपास में लोग मकान बनाकर रहने लग जाते हैं, तो जहाँ पर रहता है कि सुनामी आ सकती है, तो ऐसे स्थानों पर मकानों का निर्माण कहाँ पर करना चाहिए? समुद्र तट के निकट? ये तो बिल्कुल ही गलत है। समुद्र तट से दूर, समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर। तो देखिए समुद्र तट से दूर तो होना ही होना चाहिए, साथ ही ऊंचे स्थान पर भी होना चाहिए ताकि वहाँ तक जो समुद्र के पानी की लहरें अगर कभी ज़्यादा सुनामी की मतलब काफ़ी ख़तरनाक अगर कुछ सुनामी ऐसा आ जाती है, भूकंप में ऐसी जो तरंगे उत्पन्न हो जाएं, तो क्या होगा? वहाँ तक ना आ सके। तो समुद्र तट से दूर, साथ ही ऊंचाई पर। ऑप्शन सी सही है। बांध प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? तो जब बांध प्रबंधन यानी कि जब कि बांध किस तरह के बनाए जाते हैं कि जो बाढ़ है, बाढ़ वगैरह ना आए, ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे, तो बांध प्रबंधन, बांधों को किस टाइप से बनाना चाहिए? तो जो बनाया जाता है तो नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण उनका होना चाहिए। तो तटबंधों का निर्माण अच्छा मजबूती से ऊंचाई के साथ करना चाहिए ताकि बाढ़ आने की संभावना कम रहे। प्रश्न नंबर 37, इनमें से कौन सा राज्य भारत का सबसे सूखा क्षेत्र माना जाता है? तो जो यहाँ पर राज्य दिए गए हैं इनके बारे में बात हो रही है। तो भारत के इनमें से कौन सा राज्य जो सबसे सूखे क्षेत्र माने जाते हैं? पूर्वी राजस्थान, पूर्व मध्य प्रदेश, कर्नाटक का पठारी क्षेत्र या सभी? तो देखिए ये तीनों ही ऐसे हैं जहाँ पर इनको सूखा क्षेत्र माना जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। भारत के इन राज्यों में से भूस्खलन से अधिक प्रभावित होने वाले राज्य कौन से हैं? तो यहाँ बताना जो भारत में सबसे ज़्यादा भूस्खलन कहाँ पर होते हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा भूस्खलन होते रहते हैं, तो ऐसे राज्य हैं कश्मीर और उत्तराखंड। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी किस भाषा से बना है? तो सुनामी जापानी भाषा से बना है। ये दो वर्ड हैं, सु और नामी से मिलकर बनाया है सुनामी। भूकंप किस प्रकार की आपदा है? तो भूकंप वायुमंडलीय, जलीय, महामारी या प्राकृतिक? तो भूकंप कैसे आपदा है? तो भूकंप प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन सी सही है। मानव जनित आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए कारगर उपाय क्या है? तो देखिए मानव जनित जो चीज़ें हैं आपको पता ही है, आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं? आपदाएं दो प्रकार की हैं, प्राकृतिक और मानव जनित। तो अगर मानव जनित आपदाओं के प्रभाव को कैसे हम कम कर सकते हैं ताकि कम से कम हानि हो, कम से कम नुकसान हो अगर कोई ऐसी मानव जनित आपदा आ जाती है? तो यह सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। लोगों को जागरूक करना चाहिए कि भाई अगर आप कोई भी चीज़ें बना रहे हैं, अगर कोई फैक्ट्री है तो आपको वहाँ पर
फैक्ट्री में अगर आगजनी हो जाए तो उसके बचाव के लिए पानी आदि की सुविधा रहनी चाहिए ताकि आप एकदम से आग को बुझा सकें। अग्निशमन यंत्र वगैरह होने चाहिए। इसके अलावा कोई भी अगर बिल्डिंग बनाई जा रही है ऊंची तो उसको इतना मजबूत बनाया जाए कि वो जल्दी से गिरे ना, ताकि उसमें दबकर लोग दबे ना। तो क्या है, सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर है सी, सामुदायिक जागरूकता। प्रश्न है 42 पे आ गए हम। क्वेश्चन नंबर, महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था? तो यहाँ पर जब महाराष्ट्र में भूकंप आया था तो इसका मुख्य कारण वहाँ पर जो कोयना है, कोयना बांध का निर्माण था, जिसके कारण महाराष्ट्र में भूकंप आया था। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 43, अपरदन और निम्नीकरण इस गति से होने वाले परिवर्तन है। तो जो अपरदन और निम्नीकरण होता है तो किस गति से है? तीव्र गति, मध्यम गति, धीमी गति या कोई नहीं? तो जो ये अपरदन और निम्नीकरण है यह धीमी गति से होने वाले परिवर्तन है। कैसे? धीमी गति से। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? तो भोपाल जो गैस कांड हुआ था, कब हुआ था? भोपाल गैस कांड ये जो हुआ था, त्रासदी हुई थी 1984 में हुई थी। इसमें क्या हुआ था, वहाँ पर जो प्लांट लगा था उसमें गैस का रिसाव हो गया था और वह गैस काफ़ी जहरीली होने के कारण वहाँ पर काफ़ी लोगों की जानें गई। और यही नहीं, कई वर्षों तक जो वहाँ आसपास के लोग भी थे, वातावरण में यानी वो जहरीली गैस इतनी फैल गई थी, जो आसपास का जो एरिया था कई सालों तक वहाँ के लोगों पर उसका दुष्प्रभाव रहा था। तो भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 1984 में हुई थी। और यह कैसी आपदा थी है? तो यह मानवीय जनित आपदा थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो अब यहाँ पर क्या बताया ना आपको, ऊपर हमने बताया है कि कौन सी आपदा कैसी थी, तो मानव जनित थी। निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं? अब आपको बताना जो मानव जनित नहीं है। आतंकवाद, तो ये तो मानव जनित आपको पता है। रेल दुर्घटना, ये भी। सांप्रदायिक दंगे, ये भी मानव जी। तो बचा क्या? सुनामी। सुनामी क्या है? सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है। तो ऑप्शन बी सही रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 45 का। सूखे के लिए जिम्मेदार कारण निम्नलिखित में से कौन से हैं? ज्वालामुखी विस्फोट, वर्षा की कमी, बाढ़ या सुनामी? तो देखिए, जब कहीं पर भी सूखा पड़ता है तो सूखे का कारण सबसे बड़ा वर्षा की कमी को माना जाता है, क्योंकि वर्षा के द्वारा जो फसल है अच्छी पैदावार होती है और पानी की कमी की पूर्ति करती है। तो सूखे के लिए जिम्मेदार कारण कौन सा है? तो वह है वर्षा की कमी। और ज्वालामुखी विस्फोट, बाढ़, सुनामी, ये तो सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसे होती है? जब बाढ़ आ जाती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसे होता है? पशुओं को। तो देखिए, बाढ़ आएगी तो पशु तो बंद हैं, उन्हें पता ही नहीं लगता है, आधे हैं जानवर है, कोई इधर उधर भाग भी नहीं पाते हैं, तो ज़्यादा पशुओं को भी होता है। उसके अलावा जो फसलें खड़ी होती है उसमें अचानक से पानी भर जाता है तो क्या होगा? फसल भी बर्बाद हो जाती हैं। भवन हैं, भवनों को भी नुकसान पहुंचता है, भर जाता है पानी। तो क्या है? उपरोक्त सभी को। तो बाढ़ में सबसे अधिक हानि यहाँ पर सभी को होती है। ऑप्शन डी करेक्ट है। भारत में चक्रवात आने की अवधि क्या है? तो ज़्यादातर जो भारत में जब चक्रवात अगर आते हैं, चक्रवाती जैसे जब कोई आपदा आती है भारत के अंदर, तो ये ज़्यादातर कौन से महीनों में आती है? तो यह ज़्यादातर अक्टूबर नवंबर में आते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। 2001 में भूकंप किस क्षेत्र में आया था? तो जो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको ये बताना है 2001 में जो भूकंप आया था किस क्षेत्र में आया था? तो यह आया था, ये देखिए, ये चारों ही कहाँ पर पड़ते हैं? अहमदाबाद, भुज, सूरत, गांधीनगर, सभी कहाँ हैं? तो ये सभी आपके गुजरात में पड़ते हैं। ठीक है, गुजरात राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो गुजरात राज्य के जो 2001 तो 26 जनवरी 2001 को यह भूकंप आया था सुबह के टाइम। और क्या हुआ था? यह जो भूकंप था सबसे ज़्यादा जो आया तो यह भारत के काफ़ी बड़े हिस्से में था, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ था वो भुज क्षेत्र को हुआ था। भुज में क्या था, लोग आराम से टीवी देख रहे थे, छुट्टी का दिन था, 26 जनवरी को सेलिब्रेट कर रहे थे और अचानक से क्या हुआ, कुछ लोग सो भी रहे थे क्योंकि छुट्टी थी,
यह जल्दी, और ऐसे में अचानक से जब ये भूकंप आया तो लोग जमी दोज हो गए थे। बिल्डिंगें जो भूकंप के कारण ज़मीनें फट गई थी, धरती फट गई थी, दरार आ गई, उसमें बिल्डिंगें ज़मीन के अंदर समा गई थी। इतना बड़ा ये भूकंप था, इतनी बड़ी तबाही थी, इतने लोगों की इसके अंदर मौत हुई थी। और पर इसके जमी दोज ऐसे हो गई थी कि यही नहीं पता लग रहा था बिल्डिंग कहाँ है। कई दिनों तक लोगों के कॉल भी यहाँ पर आते रहे कि हमें बचाओ, 1 से 2 दिन तक, लेकिन यही नहीं पता लगा था वो कहाँ है। बचाव कार्य भी वहाँ तक नहीं, जो राहत कार्य भी वहाँ तक नहीं हो पाए थे। तो यह एक ऐसा काफ़ी नुकसानदायक भूकंप इसको हम कह सकते हैं। तो इसका उत्तर रहने वाला है भुज। 2001 में भूकंप के क्षेत्र में आया था, तो ऑप्शन बी भुज में ये आया था। भारत में किस वर्ष अत्यंत विनाशकारी चक्रवात था? तो अभी हमने भूकंप की बात की थी, तो अभी पूछा गया है कि जो चक्रवात आया था भारत में, जो सबसे ज़्यादा जिसमें नुकसान था, वो कब आया था? तो यह 1999 में आया था। 1999 में यह विनाशकारी चक्रवात आया था। तो यह थे हमारे आज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे आने वाले सीरीज में और हम लेकर आएंगे। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि पहले जो हमने डिटेल में डाली हैं जो वीडियोस, जिसके अंदर हमने सब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चंस डाले हैं, साथ में ऑब्जेक्टिव भी, तो आपको किस तरह की वीडियो ज़्यादा अच्छी लग रही है? अगर आप जैसे आप कहेंगे आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, अपने मित्रों के साथ हमारी वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।